12वीं क्लास के संस्कृत के सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मित्रों, आप लोगों के बहुत सारे सवाल मिल रहे हैं, हम सभी सवालों को देख रहे हैं और सबका समाधान किया जाएगा। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, जो भी मैटर है मैं उसको पूरा करवाऊंगा। इस महीने में पूरा प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, पूरा प्रयास कर रहा हूं। मैं नोट्स बना रहा हूं, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा ये है कि कुछ काम भी रहते हैं घर में, आप जानते हो। लेकिन मैं इस महीने के लिए विश्वास दिला रहा हूं आपको, लगभग कंप्लीट आपको मैटर मैं दे दूंगा। आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आपको पता है कि जो आपका बोर्ड में 80 नंबर का जो पेपर आता है, उस 80 नंबर में 30 नंबर आपके पठित अवबोधन से संबंधित होते हैं। बहुत सारे साथियों का प्रश्न है इसमें कि सर पठित अवबोधन में क्या क्या आएगा और किस तरह से आएगा, हम कैसे उसमें मतलब आंसर लिखेंगे और किस तरह से हम समझेंगे। तो सारी चीज इसमें आपको क्लियर हो जाएगी। 30 नंबर के बारे में पूरी डिटेल में आपको बहुत ही सरल तरीका से बताऊंगा। इस वीडियो को आप जरूर देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी मैटर बच रहा है वो सारा कुछ आपको मिलने वाला है। इसमें बिल्कुल कहीं नहीं जाना है आपको। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों को। आप जानते हैं कि पठित अवबोधन 30 नंबर का है और अपठित आपका 8 नंबर का आता है। साहित्य के जो प्रश्न होते हैं वो 10 नंबर के आते हैं, छंद अलंकार आपके 10 नंबर के होते हैं और व्याकरण आपकी 12 नंबर की है, रचनात्मक कार्य आपका 10 नंबर का है। सारे नंबरों की बात करें तो टोटल आपका 80 नंबर का पेपर बोर्ड में आने वाला है। तो हम आज 30 नंबर की बात कर रहे हैं। 30 नंबर में आखिर क्या आएगा, उसे हमें कैसे करना होगा, 30 नंबर में से हम 30 नंबर कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देख लिए। यहां पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर लिखा हुआ है 12th संस्कृत साहित्य परीक्षा 2023 की हम बात कर रहे हैं। पठित अवबोधन 30 नंबर की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको हम बता रहे हैं कि जो 30 नंबर है हमारे, उन 30 नंबरों में आपको सबसे पहले तो 3 चीज आएंगी। 30 नंबर के अंतर्गत क्या क्या आपके आने वाला है, तो देखिए मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं कि आपका एक क्वेश्चन आता है पद्यांश, एक आता है नाट्यांश, एक आता है गद्यांश। मैंने लिखा भी है पद्यांश का एक प्रश्न आएगा, टोटल उसके नंबर होंगे 4, ठीक है ना। गद्यांश का एक प्रश्न आएगा, उसके टोटल नंबर होंगे 4। एक प्रश्न नाट्यांश का आएगा, उसके टोटल नंबर होंगे आपके 4। तो ऐसे करके टोटल आपके कितने हो जाते हैं, 12 नंबर हो जाते हैं यदि आप इस तरह से देखते हैं। तो आपको पता है दोस्तों कि पद्यांश आपके कहां कहां पर हैं। छोटी छोटी बात कर रहा हूं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो देखना। पद्यांश का मतलब जहां जिन पाठों में श्लोक दिए हुए हैं, मोस्टली जो पाठ आपके श्लोक वाले हैं उनमें से आपका निश्चित रूप से सवाल आएगा। तो पद्यांश के लिए आपको जैसे कि पहला पाठ है हमारा, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं जैसे कि हमारा पहला पाठ है, ठीक है। पहले पाठ का नाम है विद्यामृतम अश्नुते। उसमें आपके क्या है, मंत्र दिए हुए हैं, तो वहां से भी आपका सवाल आ सकता है। इसके बाद में सवाल हम बात करते हैं आगे सवालों की सीरीज में। 2 नंबर का आपका पाठ है, पाठ नंबर 2 रघुकौत संवाद। रघुकौत संवाद में आप जानते हैं कि सारे ही श्लोक हैं, उसमें टोटली श्लोक के रूप में संवाद हुआ है, तो वहां से पद्यांश का सवाल आपका आ सकता है। इसके बाद में तीसरा पाठ बाल कौतुकम नाटक है, कोई बात नहीं है, यहां से आपका सवाल मतलब आ तो सकता है, क्योंकि इसमें भी एक आध श्लोक दिए हुए हैं, लेकिन कम संभावना है, ठीक है ना। ऐसे फिर है आपका कर्म गौरवम। कर्म गौरवम आपका चौथा पाठ चलता है मित्रों। चौथा पाठ आपका टोटल ही उसमें पूरे में श्लोक दिए हुए हैं, श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित है कर्म गौरवम, उसको आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में शुकनाश उपदेश पाठ आता है, तो उसमें पूरे में गद्यांश है। फिर छठा पाठ आता है आपका सूक्ति सुधा। सूक्ति सुधा में पूरे ही श्लोक हैं। 7वां पाठ आपका विक्रमस्य औदार्यम है, उसमें एकाध श्लोक है लेकिन वहां से कम संभावना है, ठीक है, क्योंकि वो गद्यांश के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में 8वां आपका भू विभाग है, भू विभागाः, वो पूरा गद्यांश पर डिपेंड है। इसके बाद में आपका 9वां पाठ आता है कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम। इसमें भी श्लोक नहीं है, ठीक है ना, मतलब ये गद्य का ही पाठ है। दीनबंधु श्री नायार 10वां पाठ है, इसमें भी आपके टोटल ही गद्यांश मिलेगा। उदभिज्य परिषद, ये भी गद्यांश का पाठ है। किंतु कुटिलता गद्यांश का पाठ है। योगस्य वैशिष्टम, ये एक संवाद वाला पाठ है, वैसे तो दर्शन से संबंधित है लेकिन आपस में संवाद इसमें होता है, तो यहाँ से भी संभावना नहीं है। कथम शब्दानुशासनम कर्तव्यम लास्ट पार्ट है आपका, ये व्याकरण का पाठ है, महाभाष्य से लिया गया है, तो इसमें से भी नहीं आएगा। तो कुल मिला के मैंने आपको यहाँ पर पहला पाठ, दूसरा, चौथा और छठवां पाठ बताया है। इन पाठों में से पद्यांश का प्रश्न आएगा, इसलिए पद्यांश का प्रश्न यदि आप चाहते हो कि हमारा एकदम सही हो, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटें, तो मित्रों आपको ये 4 पाठ अच्छे से पढ़ लेने हैं।
इनको बार बार पढ़ना है, इनके श्लोकों को याद करना है, उनके शब्दों के अर्थ याद करने हैं, उसका भावार्थ याद करना है, शब्दार्थ याद करना है। बस पढ़ते रहना है आपको। 2-4 बार पढ़ोगे तो आपको कंठस्थ हो जाएंगे, याद हो जाएंगे सारे कुछ। वीडियो हमने सब बना रखे हैं, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, क्योंकि देखने और सुनने से बहुत जल्दी से याद होता है। ठीक, तो पद्यांश वाला मामला आपका क्लियर हो जाता है। अभी मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि भाई क्या आपको करना होगा, कहाँ से तैयार करना होगा, तो आप समझ गए होंगे कि पद्यांश का प्रश्न कैसे आप सही कर सकते हो। अभी मैं आगे ये भी बताऊंगा कि इनमें से कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं समझाऊंगा। तो वीडियो पर बने रहना है, पूरा वीडियो जरूर देखना है और लाइक कर देना वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगला जो हमारा सवाल आएगा मित्रों, वो आएगा आपका गद्यांश वाला। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सवाल गद्यांश का भी आता है। अब गद्यांश का जो सवाल है हमारा, अब देखो जो पाठ आपके पद्यांश और नाट्यांश से बाहर हैं वो सारे गद्यांश में आएंगे। तो गद्यांश के लिए आप ऐसे देख लो कि भाई जैसे आपका पहला पाठ हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा पाठ नाटक का है तो इसमें से नहीं आएगा। शुकनाश उपदेश है आपका, जैसे 5वां पाठ है, 5वां पाठ गद्यांश पर आधारित है, इसमें से निश्चित रूप से आ सकता है, बहुत ही मोस्ट है। 5वां पाठ सबसे ज्यादा मोस्ट है शुकनाशोपदेश, तो इसको आप बार बार पढ़ो, यहां से पूरी संभावना है कि आपका यहां से सवाल आ जाए। ठीक है ना। इसके बाद में विक्रमस्य औदार्यम है आपका 7वां पाठ। ठीक, इसके बाद में 8वां पाठ है आपका भू विभागः। उसके बाद में 9वां पाठ भी बहुत ही मोस्ट है, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। और इसके बाद में 10वां पाठ है आपका श्री नायर दीनबंधु, ये भी अच्छा पाठ है। उद्भिज्य परिषद, ये आपका 11वां पाठ है। और किंतु कुटिलता 12वां पाठ है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किंतु कुटिलता। ठीक है ना। इसके बाद में योगस्य वैशिष्टम, ये संवाद पर आधारित है, तो इसमें से भी आ सकता है। और ऐसे करके हमारे 13 और 14 ये टोटल आपके सारे के सारे गद्यांश पर आधारित आपके पाठ हैं। तो कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आपके टोटल 9 पाठ हो जाते हैं दोस्तों। ये आपके गद्यांश से रिलेटेड हैं। आपको गद्यांश के लिए इनको पढ़ना होगा, इनका हिंदी अर्थ पढ़ना होगा। 1-2 बार पढ़ोगे तो आपको याद रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि गद्यांश का प्रश्न कहाँ से आ सकता है। कुल मिला के पूरी किताब ही पढ़नी होती है, लेकिन फिर भी हमें जहाँ पर विशेष फोकस देना है, मैंने बताया आपको कि ये तो बहुत मोस्ट है, उसको आपको ज़्यादा पढ़ना है। ठीक, ऐसे। अब देखिए अगला हमारा जो प्रश्न आता है वो आता है नाट्यांश पर आधारित। ये आपके लिए बहुत आसान है। आसान इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि नाटक आपकी किताब में ज़्यादा है ही नहीं। कितने नाटक है आप बताइए भाई। तीसरा पाठ आपका नाटक है बाल कौतुकम, उसके बाद तो कोई भी पाठ नहीं है नाटक का। बताओ कौन सा पाठ है, कोई भी पाठ नहीं है नाटक वाला। तो ऐसे करके आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पाठ पढ़ना है, बाल कौतुकम बाल कौतुकम बाल कौतुकम। उसको आप 2 3 4 बार पढ़ डालिए, क्योंकि एक सवाल तो उसमें से गारंटी से आएगा ही। 5-6 लाइन का उसमें एक सवाल पूछा जाएगा नाट्यांश का, उसमें से आपको करना होता है। अब कैसे प्रश्न आएंगे वो तो मैं आगे बताऊंगा अभी। तो ये तो आप समझ गए होंगे कि भाई क्या आएगा, पद्यांश कहाँ से करना है, गद्यांश कहाँ से करना है, नाट्यांश कहाँ से करना है। अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ कि इनमें से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए मित्रों, ये हमने स्क्रीन पर यहाँ पर आपके लिए लिख कर रखा है कि किस तरह के प्रश्न आपके आ सकते हैं। सबसे पहला देखिए, एक प्रश्न आपका आएगा, ये तीनों में से हम बता रहे हैं एक साथ, यानी कि गद्यांश में भी आएंगे इस तरह के प्रश्न, पद्यांश में भी आएंगे इस तरह के प्रश्न, और नाट्यांश में भी आएंगे इस तरह के प्रश्न। ठीक है, कॉमन है ये सब। देखो, एक पदेन उत्तरम, बात को सुनना और समझना। आपको जितना पूछा जाए उतना ही लिखना। यदि अच्छे नंबर लाना चाहते हो, बहुत अच्छे नंबरों से आप पास होना चाहते हो, तो जितना पूछा जाए उतना लिखना है आपको। ठीक, नहीं आ रहा है तो एक अलग बात है, वो तो फिर इमरजेंसी मामला है, वहां आप कुछ भी लिखेंगे तो वो अलग है। लेकिन आपको आ रहा है तो जितना आपसे पूछ रहे हैं उतना लिखो आप, और सही लिखो। एक पद में उत्तर देना है तो आपको एक ही पद में उत्तर देना है, पूरा वाक्य मत बनाओ, क्योंकि आपसे पूछा ही नहीं जा रहा है। यहां से एक वाक्य में कह रहे हैं तो एक ही वाक्य लिखो ना, आप एक पद लिखो। ये आपके 2 प्रश्न आएंगे मित्रों, और 1 नंबर के हैं टोटल, मतलब एक प्रश्न आधे नंबर का है। आधा नंबर भी बहुत होता है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए आप आधे नंबर की अहमियत को कम ना समझें।
ठीक, दो प्रश्न हो गए आपके, गद्यांश में भी आएंगे, पद्यांश में भी आएंगे, नाट्यांश में भी आएंगे। दो प्रश्न आपके आएंगे एक पद में उत्तर देने के लिए। इसके बाद में है पूर्ण वाक्येन उत्तरम, पूरे वाक्य में उत्तर देना। यहां पर आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना होगा। समझ गए कि नहीं? पूरे वाक्य में उत्तर कैसे देते हैं? एकदम आसान सा सवाल है। जैसे मान लो कि सवाल आ जाता है कोई भी, योगांगानी कति संति, ऐसा सवाल आ जाता है तो योग के अंग कितने होते हैं आप सब जानते भी होंगे। बताइए भाई कितने होते हैं, यदि आपको पता है तो बताइए, आपने यदि पाठ पढ़ा है तो आप बता सकते हैं। तो योग के अंग मित्रों 8 होते हैं। कितने? 8। अब आपको लिखना है अष्टौ। अष्टौ आपने लिख दिया तो ये एक पद में उत्तर हुआ, और आपसे पूछा जा रहा है पूरे वाक्य में, तो पूरे वाक्य में लिखोगे योगांगानी अष्टौ संति। ये आपका पूरा वाक्य हो गया। इस तरह लिखते हैं पूर्ण वाक्य में, और एक पद में लिखते हैं अष्टौ, केवल अष्टौ लिखना है। और पूरे वाक्य में लिखोगे तो लिखेंगे योगांगानी अष्टौ संति। ये आपका दोनों में अंतर हो जाता है। समझ गए होंगे? एक प्रश्न आएगा आपका 1 नंबर का आएगा, हो गया मामला। इसके बाद में 3 नंबर पे है भाषिक कार्य। इसमें आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये 4 प्रश्न आते हैं और 2 नंबर के आएंगे मित्रों। 2 नंबर का मतलब हो गया कि एक प्रश्न आपका आधे नंबर का आएगा। समझ रहे ना? आधा नंबर। अब देखोगे तो आप देखो टोटल नंबर की बात करें तो देखो कितने हो गए, 1 1 और ये 2, यानी 4 नंबर आपके टोटल हो गए यहां तक। ऐसे आपके 4 नंबर आपको मिलेंगे एक में से, यानी गद्यांश में से 4 नंबर इस तरह से प्रश्न आएंगे, पद्यांश में से इस तरह से आएंगे 4 नंबर के, और फिर नाट्यांश में से इस तरह से आएंगे 4 नंबर के, ऐसे। अब मैं आपको भाषिक कार्य में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं आगे। तो चलिए देखते हैं भाषिक कार्य से संबंधित प्रश्न कैसे होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहां पर बिल्कुल अच्छे से टाइप करके लिखा है आपके लिए कि भाषिक कार्य संबंधित प्रश्न कैसे होते हैं, कितने प्रकार के उसमें आते हैं। आप यहां समझ लीजिए। मैं आपको बता दूं कि 4 प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें 4 तरह के सवाल होंगे। पहला सवाल, विशेषण विशेष्य का चयन करना है आपको। यहां पर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। अभी तो मैं समझा रहा हूं, अभी तो मैं इसमें आपको केवल समझा रहा हूं। मैं आगे आपको इसमें जो मोस्ट होंगे, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। एक आध आपको पद्यांश भी बता दूंगा, एक आध गद्यांश भी बता दूंगा, एक आध सवाल नाट्यांश वाले भी मैं आपको समझा दूंगा, जिससे कि आपको सहूलियत हो जाएगी, आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें से विशेषण विशेष्य आपको पहचानना होगा। जैसे मान लो कि एक पद है हमारा, मैं नीचे आपको केवल समझाने की दृष्टि से लिख रहा हूं। जैसे कृष्ण सर्प है, ठीक। अब ये हमारा एक पद है कृष्ण सर्प है, तो यहां पर आपको समझना यह है मित्रों कि यहां पर देखो सांप जो है वो कैसा है, काला है। किसी की जो विशेषता होती है, किसी का जो गुण होता है, उस गुण या विशेषता को हम विशेषण कहते हैं। समझ गए बात को? तो यहां पर सर्प की विशेषता है कि वो काला है, तो यहां पर कृष्ण जो है, ये कृष्ण शब्द आपका विशेषण है। क्या है? विशेषण। और जिसकी ये विशेषता है वो विशेष्य है। तो आप समझ गए होंगे, सर्प यहां पर विशेष्य है और कृष्ण यहां पर विशेषण है। कहा कि आदमी, यहां पर कोई विशेषण नहीं है। हमने कहा कि लंबा आदमी, विशेषण है, यानी आदमी की विशेषता है कि लंबा है, तो लंबा यहां पर विशेषण है और जो आदमी है वो विशेष्य है। ऐसे आपको समझना है मित्रों। ठीक, इस तरह का एक सवाल हो जाएगा। दूसरा सवाल है आपका, देखिए यहां पर कर्तृक्रियापद चयनम, कर्तृक्रियापद का चयन आपको करना होता है। ठीक है, कर्तृ यानी कि कर्ता आपको उसमें बताना होता है और क्रिया आपको बतानी होती है। कोई भी आपके सामने एक वाक्य मिलेगा, उस वाक्य में आपको कर्ता ढूंढना होगा और क्रिया ढूंढनी होगी। एकदम आसान सा काम है यार, कहां दिक्कत है इसमें। जैसे मान लो एक वाक्य में लिखता हूं कि रामः विद्यालयम गच्छति, रामः विद्यालयम गच्छति, यहां पर रामः तो कर्ता है और गच्छति क्रिया है। इसी तरह का कोई एक वाक्य आपको मिलेगा। अब वो किताब से मिल सकता है, गद्यांश से मिल सकता है, आपका नाट्यांश में से आएगा या पद्यांश में से आएगा, उसी में से आएगा। तो आपको थोड़ा इतना समझ में तो आना चाहिए, आप ढूंढ सकते हो। फिर भी इसके भी प्रश्न मैं बताऊंगा, इसकी भी अभ्यास या प्रैक्टिस में आपको करवाऊंगा।
इसके बाद में अगला सवाल आपका सर्वनाम संज्ञा प्रयोग का आता है। सर्वनाम संज्ञा प्रयोग यानी सर्वनाम पद के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग और संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग, ऐसा भी आता है। ठीक है, जैसे हमने कहा कि सीता गृहम गच्छति, सीता गृहम गच्छति। अब सीता जो पद है ये संज्ञा शब्द है, संज्ञा। हमने संज्ञा शब्द को हटा करके लिख दिया सा गृहम गच्छति, सा गृहम गच्छति। अब यहां पर बताइए कि हमने किसको हटा के क्या लिखा है? हमने सीता को हटा करके सा लिखा है। तो यहां पर सीता तो हमारा संज्ञा शब्द था और हमने सा लिखा, वो सा आपका सर्वनाम शब्द है। तो सा तो सर्वनाम है और सीता संज्ञा है। तो हमने सा को हटा के सीता लिख दिया, सीता को हटा के सा लिख दिया। तो सीता को हटा के लिखेंगे तो इससे हम कहेंगे कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हो गया सा, और सर्वनाम को हटा के हमें संज्ञा का प्रयोग करना है तो आप लिखेंगे यहां पर सा की जगह सीता। बात समझ गई? यानी सीता को हटाओगे तो इसका मतलब है कि संज्ञा को हटा रहे हैं आप। सीता संज्ञा शब्द है, संज्ञा को हटा रहे हैं और सा लिख रहे हैं, मतलब सा सर्वनाम है। ऐसे अब इसका उल्टा समझ लो आप, कहां दिक्कत है भाई? आपको समझ में आना चाहिए सर्वनाम क्या है और संज्ञा क्या है। ऐसा एक सवाल आपसे पूछा जाता है। एक सवाल आता है पर्याय विलोम का, यानी पर्यायवाची का और एक विलोम पद। ये आपका उसी गद्यांश या उसी पद्यांश या उसी नाट्यांश में से ही आएगा, इसलिए आपको उसी में से ढूंढ करके लिखना होता है। ठीक, तो इस तरह से मित्रों आप समझ गए होंगे कि भाषिक कार्य से संबंधित प्रश्न किस तरह के होते हैं। ये आपका एक सवाल हो गया नाट्यांश, गद्यांश और पद्यांश पर आधारित। इसके बाद में आगे सुनिए आप, आगे और क्या आएगा इस 30 नंबर के अंतर्गत वो भी बताता हूं। चलिए, बाद में मित्रों स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहां देखिए 2 नंबर पे एक सवाल आता है, पाठ प्रसंगानुसारम शब्दार्थ चयनम। पाठ प्रसंग के अनुसार शब्दार्थ का चयन करना होता है। यहां पर आपसे शब्दार्थ पूछे जाते हैं। कितने क्या पूछे जाते हैं? शब्दार्थ पूछे जाते हैं। शब्दार्थ से मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी कि आपको अर्थ लिखना होता है। क्या लिखना होता है? अर्थ लिखना होता है आपको। अब कोई भी शब्द आपसे पूछा जा सकता है, आपकी पूरी किताब में से कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई फिक्स नहीं कह सकते। जब आप अभ्यास करोगे, पूरी किताब को पढ़ोगे तो निश्चित तौर पर आप ये कर पाओगे। फिर भी हम आपको लगभग 50-60 ऐसे शब्द बताएंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, उनमें से पूरी संभावना रहेगी कि आपके सवाल आ जाएं। ठीक है ना? ऐसे तो इसमें जैसे पूछ लिया, मान लो कि अनुतापम का क्या अर्थ है? अनुतापम, अनुतापम का अर्थ होता है पश्चाताप। पूछ लिया कि अश्नुते का मतलब है प्राप्त करता है। इस तरह के कोई भी शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं। 6 प्रश्न होंगे, 3 नंबर के टोटल होंगे। आप समझ गए होंगे, एक सवाल आधा नंबर का होता है। ठीक, इसके बाद में अगला है, इसमें प्रश्न निर्माण का है। प्रश्न निर्माण का आता है, बहुत ही आसान होता है। 4 सवाल आएंगे 4 नंबर के। कितना बढ़िया है देखिए, 4 सवाल और 4 नंबर, बहुत ही बढ़िया काम है। इसको आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं होती है। हमने वीडियो बना रखा है इस पर, वो आप देख सकते हो, चैनल पर है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, आप वहां से भी देख लेना क्लिक करके। ठीक है ना? ऐसे आगे है भावार्थ लेखन। इसमें भावार्थ लिखना होता है। इसमें भावार्थ लिखने के लिए कोई पद्य भी आ सकता है या कोई आपके लिए वाक्य भी आ सकते हैं। 2 वाक्य आएंगे या 2 पद्य आएंगे, वो 3 नंबर के होंगे टोटल आपके। कितने नंबर की? 3 नंबर की। कोई भी आ सकती है, कोई सूक्ति भी आ सकती है भैया। कोई सूक्ति आ रही है तो सूक्ति का भावार्थ आपको लिखना होगा, समझ गए ना? और या फिर कोई श्लोक आ गया तो आपको श्लोक का भावार्थ उसमें लिखना होता है, कोई भी। ठीक है ना? ऐसे जैसे तेन त्यक्तेन भुंजीता आ गया मान लो, और कहा कि इसका आपको भावार्थ लिखना है। भावार्थ अर्थ से थोड़ा सा गहरा होता है। बस मैं बताऊंगा, इसके भी कुछ आपको मोस्ट बताऊंगा और उसको समझा के भी बताऊंगा। तो अभी तो आपको यह है कि श्लोक वाले ज़्यादा याद करने हैं और जहाँ जहाँ पर सूक्तियाँ हैं वो आपको याद करनी है। उनमें से निश्चित तौर पर आपका सवाल मिल जाएगा, ये है। इसके बाद में एक आता है अन्वय लेखन का। अन्वय लेखन में थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों को आ सकती है। एक पद्य आएगा, 2 नंबर का आएगा। हालांकि मैंने इस पे वीडियो बना रखा, बहुत ही शानदार तरीका से मैंने समझाने का प्रयास किया है इसमें, वो आप जरूर देखें, उसमें से आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा।
ठीक है ना। फिर भी दिक्कत है तो मैं और बता दूंगा आपको, एक आध और आपको अनवे करवा के बता दूंगा, जिससे और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दोस्तों हम पूरा प्रयास करेंगे, हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक हम आपके साथ हैं, आप पूरी मेहनत करिए, ईमानदारी से करिए, चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके जितने भी दोस्त हैं उन तक इस बात को पहुंचाइए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि संस्कृत में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। राजस्थान में चाहे कहीं पर भी हैं आप, अन्य राज्य के स्टूडेंट भी हमसे कह रहे हैं, लेकिन हाँ दिक्कत क्या है कि समय नहीं मिल पाता, इसलिए और राज्य की वीडियो हम नहीं बना पाते हैं। राजस्थान के लिए अभी हम फिलहाल में काम कर रहे हैं, आगे हो सकता है कि हम और भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। ऐसे इसके बाद में आगे एक सवाल और इसमें रहता है मित्रों, वो है पाठ्य पुस्तक आधारित भाषिक कार्य। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 6 नंबर पर लिखा हुआ है पाठ्य पुस्तक आधारित भाषिक कार्य। 6 प्रश्न आएंगे और 6 नंबर के आएंगे। इसमें क्या होता है सुन लीजिए। एक सवाल आएगा क्रियापद चयन, इसमें क्रिया का आपको चयन करना होता है, एक सवाल, ठीक। दूसरा आता है विशेषण विशेष्य का चयन, तो हमने बता दिया विशेषण विशेष्य के बारे में पहले भी बताया था, और क्रियापद चयन इसमें भी आपको बता दिया। संज्ञा सर्वनाम पद ये भी हमने बता दिया है। समान विलोम पद, समान पर्यायवाची होता है, विलोम पद आपका ऑपोजिट होता है, ये भी हमने बता दिया। पाठ वाक्यम व कस्मात् ग्रंथात् गृहीता कस्याश्च लेखकम्, एक वाक्य ऐसा भी आता है उसमें यह पूछा जाता है कि भाई किस ग्रंथ से लिया गया है, उसका लेखक कौन है, ऐसा भी एक सवाल आता है, किस पाठ से लिया है और उसका लेखक कौन है। इसके बाद में एक सवाल आता है कह कम कथयति, एक वाक्य आ जाएगा, एक सेंटेंस आ जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि यह किसने किसको कहा है, किसने किसको कहा है। ऐसा सवाल आपके या तो भाई नाटक वाले में से आ सकता है, बाल कौतुकम से, या फिर आ सकता है आपका योगस्य वैशिष्ट्यम, जो 13 नंबर का पाठ है उसमें से आपका ऐसा सवाल बन सकता है। तो आप इनको देख लेना, ठीक। ऐसे करके आप समझ गए होंगे दोस्तों कि 30 नंबर में आपके आखिर क्या आएगा। 30 नंबर में हमने आपको बताया 30 नंबर के अंतर्गत जैसे कि 4 नंबर के तो आपको गद्यांश पद्यांश नाट्यांश 12 नंबर हो गए, और यहाँ देखिए 3 नंबर का तो ये हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन 3 नंबर का बताया था। उसके बाद में प्रश्न निर्माण 4 नंबर का, तो 4 और 3 7। उसके बाद में भावार्थ लेखन 3 नंबर का, 7 3 10, और 10 के बाद में अन्वय लेखन 2 नंबर का, तो 10 2 12, और पाठ्य पुस्तक पर आधारित भाषिक कार्य 6 नंबर का, तो 12 और 6 18। 18 इधर हो गए और उधर हमने 12 बताए थे, तो 18 और 12 30 हो जाते हैं। तो ऐसे करके 30 नंबर का मैटर हमने आपको समझा दिया है। ये है आपका पठित अवबोधन। 30 नंबर का मैटर पूरा आप समझ गए होंगे अच्छे से, क्या आएगा, कैसे करना है, कहाँ से आएगा, कहाँ से तैयार करना है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। कोई सवाल है इसमें तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके हमसे। अब मैं आपको आगे जो भी आपके टॉपिक बच गए हैं वो बताऊंगा। कारक के बारे में सवाल आ रहे हैं लोगों की कि भाई सर हमें कारक भी समझाएं, जैसे प्रत्यय मैंने समझाया है शॉर्ट में, आपको ट्रिक्स बताई हैं प्रत्यय की, उस वीडियो को जरूर देखना। प्रत्यय का समाधान हो जाएगा, प्रत्यय वाला सवाल आपका उसी में से आ जाएगा जो हमने बताया है, पूरा विश्वास है हमें। इसी तरह मैं कारक का भी बताऊंगा, संधि का भी बताऊंगा। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको सारा मैटर बताऊं, ठीक है ना। ऐसे तो लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और वीडियो लाइक करके जाना दोस्तों। धन्यवाद सबके लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।